दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और वो भी बिना किसी प्रोपेलेंट या फ्यूल के। वैसे तो आपने बहुत सारी गैलेक्सीज के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ज़ॉम्बी गैलेक्सी में ले जाने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के कारण हुई एक मौत के बारे में भी बताने वाला हूँ। मतलब आज का ये वीडियो डेफिनेटली आपको हैरान कर देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है जंगली रमी। ये एक ऑनलाइन रमी गेम है जिसके 20 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है। रमी इंडिया में लीगल है और इसे गैम्बलिंग कंसीडर नहीं किया जाता बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इट्स ए गेम ऑफ स्किल। इस गेम में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं जिसमें प्लेयर्स रॉयल एनफील्ड और होंडा अमेज कार तक जीत चुके हैं। इस गेम में आप दूसरे गेम्स की तरह छोटे मोटे अमाउंट नहीं बल्कि लाखों में जीत सकते हैं। जंगली रमी हर दिन नए नए टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है जिसमें आप पैसे जीत सकते हैं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के सुशांत पाटिल ने 50 लाख रुपए जीते हैं। इस गेम में कैश ऐड करना और विड्रॉ करना बहुत ही इजी और फास्ट है और अभी एक ऑनगोइंग वेलकम ऑफर चल रहा है जिसमें आपको रजिस्टर करने पर 100% रजिस्टर बोनस मिलता है। मतलब कि अगर आप 100 रुपीज डिपॉजिट करते हो तो आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम के द्वारा कैश डिपॉजिट कर सकते हो और 0 विड्रॉल फी में पैसे विड्रॉ कर सकते हो। पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको अपना KYC अपडेट करना होगा। आप अपने दोस्तों को रेफर करके 1000 रुपए ईच रेफर पर भी कमा सकते हो। इनका कस्टमर सपोर्ट आपको हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेगा। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। ये एक एपीके फाइल है जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में क्लिक करके इस गेम को डाउनलोड करो और ऑनलाइन रमी खेल कर पैसे कमाओ। दोस्तों, आपने हाईवे पर कार और बाइक तो जरूर चलाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी हाईवे पर स्पेसक्राफ्ट्स को चलाते हुए देखा है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंटरप्लैनेटरी सुपर हाईवे की। साल 2001 में नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ट्रेजेक्टरी एक्सपर्ट मार्टिन लो ने जेनेसिस मिशन के दौरान स्पेस में एक ऐसा रास्ता खोजा जिस पर चलने से स्पेसक्राफ्ट पर प्लैनेट्स और मून्स के कारण लगने वाला रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब हम स्पेस में अपने स्पेसक्राफ्ट्स को भेजते हैं तो वो स्पेसक्राफ्ट दूसरे प्लैनेट्स की ऑर्बिट और उनके चांद की पोजीशन से 2 तरीके से अफेक्टेड हो सकते हैं। या तो वो स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट की ग्रेविटी में फंसकर अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा लेते हैं या फिर कई गुना कम कर लेते हैं। इस तरह स्पेसक्राफ्ट पर हमारे सूरज का भी थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ता है। ऐसे में आउटर स्पेस में हम जो स्पेसक्राफ्ट्स को भेजते हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है और इसके कारण उनको चलाने में लगने वाला फ्यूल भी तेजी से खर्च होता है। अल्टीमेटली ये मिशन की ड्यूरेशन को घटा देता है। 1970 के दशक से ही वैज्ञानिक ऐसे किसी निश्चित रास्ते की तलाश कर रहे थे जो स्पेसक्राफ्ट्स को लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करे और मार्टिन लो के द्वारा डिजाइन किया गया ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर उसी का परिणाम था। दोस्तों, हमारे संस्कृत में सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बहुत ही बुरा माना जाता है। लोग कहते हैं कि हमें इन्हें देखना नहीं चाहिए और इस दौरान बहुत सी चीजें करने पर भी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है। आपको बता दूं कि सोलर और ल्यूनार इक्लिप्स से जुड़ी ये बातें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कहानी रोमन साम्राज्य में रहने वाले फ्रैंक्स राजाओं से जुड़ी हुई है। बात है 5 मई 840 AD की। लुविस ऑफ बवारिया नाम के एक फ्रैंक किंग ने उस दिन पड़े सोलर इक्लिप्स को पूरे 5 मिनट्स तक देखा और उसके बाद वो इतने ज्यादा डर गए कि उसी दिन उनकी मौत हो गई। मतलब ना जाने ये डर किस चीज का था, मगर जो भी था बहुत ही अजीब था। वैसे क्या आप सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स से जुड़ी ऐसी ही अजीब स्टोरीज के बारे में सुनना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी ये धरती थोड़ी सी बड़ी क्यों नहीं है। मतलब हर दिन धरती पर बढ़ते पॉपुलेशन के कारण हमें कई परेशानियां हो रही है। पर अगर ऐसे में हमारी धरती की साइज थोड़ी और बड़ी होती तो कितना अच्छा होता ना, है ना?
अगर ऐसा होता तो शायद हम कभी भी स्पेस में नहीं जा पाते। एटलीस्ट अभी 2020 तक तो हम इंसानों के स्पेस में पहुंचने की पॉसिबिलिटी 0 ही होती, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अगर धरती की ग्रेविटी के बंधन को तोड़ते हुए स्पेस में जाना है तो उसे धरती के एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है। धरती की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड है, पर अगर हमारा प्लैनेट आज से सिर्फ 50% और ज्यादा बड़ा होता तो उसकी ग्रेविटी भी आज से काफी ज्यादा होती और ऐसे में इसकी एस्केप वेलोसिटी भी बहुत हाई हो जाती। और हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम धरती की ग्रेविटी के पार जा सकते। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होता अगर हमारी धरती सूरज के साइज के बराबर होती तो? इसके बारे में मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर जरूर क्लिक करें। अब मैं आपको बताने वाला हूं धरती से 1000 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित MACS 21291 गैलेक्सी के बारे में। ये एक बहुत ही विशाल डिस्क शेप की गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे के कंपैरिजन में डबल स्पीड से घूमती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से की गई ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि इस गैलेक्सी में पिछले 1000 करोड़ सालों से कोई भी नया स्टार बना ही नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से इनएक्टिव गैलेक्सी है। इसकी डिस्कवरी के बाद वैज्ञानिक खुद अपना सर खुजाते बैठे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और इसलिए उन्होंने इसे डेड गैलेक्सी या ज़ॉम्बी गैलेक्सी का नाम दिया है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ऐसी गैलेक्सीज यूं तो मोस्टली बड़ी गैलेक्सीज के छोटी गैलेक्सीज के साथ मर्ज हो जाने के कारण बनती है, लेकिन ये गैलेक्सी उस तरह से नहीं बनी है। शायद ये शुरुआती यूनिवर्स में ही बनी थी और तभी से इतनी विशाल है और बाद में कोई दूसरी गैलेक्सी इसे मर्ज नहीं हो पाई है। दोस्तों, हमने अपने एक पिछले फैक्ट वीडियो में धरती के एटमॉस्फेयर का कंपैरिजन प्लूटो के एटमॉस्फेयर से किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम धरती के एटमॉस्फेयर का कंपैरिजन एक एप्पल से करने वाले हैं। एक एवरेज साइज के एप्पल का सरकमफेरेंस 22.5 सेंटीमीटर्स होता है, जबकि इसकी स्किन करीब 0.3 सेंटीमीटर्स थिक होती है। सुनने में आपको इसकी स्किन काफी ज्यादा पतली लग रही होगी, पर अगर हम इसे अपनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के साथ कंपेयर करें तो एक एप्पल की स्किन धरती के एटमॉस्फेयर से करीब 20 गुना ज्यादा थिक होती है, यानी कि 20 गुना ज्यादा मोटी होती है। जस्ट इमेजिन, इतने पतले एटमॉस्फेयर के बावजूद भी धरती पर हम फिलहाल तक बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ पर लाइफ की कंडीशंस बनी हुई है। आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। क्या आपने एक ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में सुना है जो स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से चला सके? आई गेस ना तो आपने इसके बारे में आज तक कभी सुना होगा और ना ही किसी YouTube चैनल ने अभी तक आपको इसके बारे में बताया होगा। अमेरिका के एक फिजिक्स प्रोफेसर जिम वुडवार्ड ये दावा करते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ बनाने का फुल प्रूफ प्लान मौजूद है। वो एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें कोई भी फ्यूल नहीं लगने वाला। और हाँ, ये सिर्फ उनके खोखले दावे नहीं है, बल्कि नासा ने उन्हें खुद उनके इस प्लान के लिए फंडिंग किया है। आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसमें एक प्रोपेलेंट की जरूरत होती है जो उसे आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रोपेलेंट के वजन के कारण स्पेसक्राफ्ट की स्पीड भी काफी कम हो जाती है। मतलब गौर से सुनिए, स्पेसक्राफ्ट चलता भी प्रोपेलेंट की मदद से ही है और उसकी स्लो स्पीड का कारण भी प्रोपेलेंट ही होता है। जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को डीप स्पेस में भेजने की सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या स्पेसक्राफ्ट में इतना प्रोपेलेंट होगा कि ये इतने लंबे समय तक आगे बढ़ सके? इसका जवाब है नहीं। स्पेसक्राफ्ट का प्रोपेलेंट सिस्टम इतने लंबे समय के लिए बना ही नहीं होता और यही कारण है कि अगर हम दूसरे स्टार सिस्टम तक पहुंचने की सोच रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना होगा। जिम वुडवार्ड ने एक ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम का आइडिया दिया है जो बिना किसी प्रोपेलेंट के ही इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आगे बढ़ेगा। वो कई दशकों से अपने इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इसे मैक इफेक्ट ग्रेविटेशनल असिस्ट ड्राइव यानी कि मेगा ड्राइव नाम दिया है। ये पूरा सिस्टम पीएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स और कुछ कंट्रोवर्शियल फिजिक्स के लॉज पर बेस्ड है। पीएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल उन क्रिस्टल्स को कहते हैं जिनमें मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर प्रेशर के कारण इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाती है। आइए अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ।
ये ड्राइव किसी प्रोपेलेंट पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलने वाली है। जब इन क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दी जाएगी तो वो हर सेकंड कई लाख बार वाइब्रेट करने लगेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन अलग अलग होगी और अलग अलग टाइम पर होगी, लेकिन अगर हम इन्हें सिंक्रोनाइज कर दे तो इन सभी की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप की बात लग रही है, पर ऐसा नहीं है। ये टफ है मगर पॉसिबल है। अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो हमारा स्पेसक्राफ्ट तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। शुरुआत में इसकी स्पीड थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सेलरेट होती रहेगी और कुछ समय में ये लाइट की स्पीड पर पहुंच जाएगी। वुडवर्ड ने इन क्रिस्टल्स को गिज़मोस क्रिस्टल नाम दिया है। स्पेसक्राफ्ट में सोलर पैनल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि कई 100 सालों तक इस सिस्टम को लगातार इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रोवाइड की जा सके। अगर ये कॉन्सेप्ट रियलिटी में उतारा जा सका तो हम अगले कुछ ही सालों में दूसरे स्टार तक पहुंच जाएंगे, और हो तो ये भी सकता है कि एक दिन ये स्पेसक्राफ्ट मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी पहुंच जाए। मतलब ये इंटरगैलेक्टिक ट्रैवलिंग भी कर सकता है। जिम वुडवर्ड 80 साल के एक इंसान हैं और उन्होंने अपने लाइफ का एक बड़ा पार्ट इस प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट किया है। आई होप कि वो अपने लाइफ टाइम में ह्यूमैनिटी के लिए एक सिस्टम डेवलप जरूर कर देंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सको ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।